नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। इस क्लास में आपको राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य विधानमंडल के सभी क्वेश्चन, साथ में लोक प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, लोकल गवर्नमेंट, इसके भी क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी दिए जाएंगे। तो यदि आपको सारे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने हैं, देखने हैं, जो कि बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा और इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस एक क्वेश्चन में आपके 2-4 क्वेश्चन कवर हो रहे होते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान कर लें और पेन पेपर लेके बैठें, अपने की नोट्स बनाते रहें, यानी कि जो लास्ट टाइम में आपको रिविज़न करना है तो वो नोट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है, जो आपको डिफ़िकल्टी जिस जगह, जिस टॉपिक में, जिस क्वेश्चन में लग रही है, वो आप नोट करते चलें, क्योंकि लास्ट टाइम में आप पूरा रिवीजन नहीं ले सकते हैं। लास्ट टाइम में वही रिवीजन लेना होता है जिसमें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है और डिफ़िकल्टीज महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर है उसको तो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना है लास्ट टाइम में। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले की बात मैं कर रही हूँ। और तो पेन पेपर लेकर के अपने की पॉइंट्स की नोट्स बनाते रहें, ताकि लास्ट कुछ घंटों में रिवीजन के लिए आपके लिए ये नोट्स तैयार हो जाएं और ये आपका रामबाण की तरह काम करते हैं। सक्सेस यही नोट्स दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? क्योंकि ये वो नोट्स होते हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होते हैं, जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होते हैं, जहाँ पर आपको डाउट होता है। तो जब लास्ट टाइम में अपने डाउट सॉल्व करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। चलिए, तो पेन पेपर लेके बैठिए, साथ में कुछ पानी, चाय, कॉफ़ी ले लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपका फोकस बना रहे, इसलिए आप ऐसा करें कि जब भी आपका फोकस टूटने लगे तो 2-4 मिनट का ब्रेक लेकर के और फिर से वापस वीडियो में आइए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद खाली जगह है के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है? यहाँ पर 4 अनुच्छेद हैं, सभी विजिबल हैं, आप देख सकते हैं। हम सीधे आंसर पर आएंगे। 164 का सबसेक्शन 1, इसी के अनुसार जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति पहले करता है और फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य में एकल सदनीय विधायिका है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो कहाँ पर एकल सदनीय है? तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास द्विसदनीय विधायिका है और बाकी सभी के पास एकल सदनीय है। तो द्विसदनीय हम अगर लर्न कर लेते हैं तो एक एकल सदनीय लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द्विसदनीय में है हम MBA तक, एक इसका हमने ट्रिक बनाया है, MBA तक, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है। सबसे देखेंगे हम, सबसे पहले M से महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर B से हो जाएगा आपका बिहार, बिहार हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ए से आंध्रा हो जाएगा। और फिर टी से तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना हो जाएगा। और यू से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और के से हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटक हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है MBA तक। ये आपका MBA एक डिग्री होती है, तो MBA तक आपने पढ़ाई की है, कुछ ऐसा आपने मन में रिलेट कीजिए। और ये ट्रिक होती है कि इन 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय विधायिका है, बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। और ये आपको 6 लर्न है, तो आप सभी कर लेंगे। तो यहाँ कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों आपके जो हैं द्विसदनीय हैं। तो यहाँ तमिलनाडु जो है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका एक सदनीय विधायिका यहीं पर है। आगे देखेंगे। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, किसमें इस तरह की इनकी शक्तियां वर्णित हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 161। बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा, 161। नेक्स्ट देखेंगे।
एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? स्पीकर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वित्त मंत्री। तो वित्त विधेयक की बात हो रही है और विधान परिषद वित्त विधेयक एवं धन विधेयक दोनों को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक सिर्फ निलंबित कर सकती है, विलंबित कर सकती है, यानी कि उसमें विलंब कर सकती है, 14 दिन तक उसे रोक सकती है। 14 दिन बाद अगर वो कोई आंसर नहीं देती तो उसे स्वतः पारित माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, राज्यपाल। ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके जो राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो विधानमंडल से संबंधित है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये यूपी पीजीटी और DSSB बिहार, इन सब में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, लेक्चरार में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन आपके सामने है कि एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब भी वो ऐसा चाहे, जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको आप ठीक से पढ़ लें। यहाँ अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है और जब ऐसी परिस्थिति होगी तब वो अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। तो यहाँ अनुच्छेद भी पूछता है कभी कभी, तो वो भी आप देख लें। 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का विधानमंडल निम्नांकित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है? ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा आपका, 267 का सबसेक्शन 2। संविधान का अनुच्छेद 267 का सबसेक्शन 2 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थित भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि 1950 द्वारा गठित की गई थी तथा यह निधि कार्यपालिका के व्यवस्थाधीन है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? छठी अनुसूची आप सभी को पता है, छठी अनुसूची के उपबंध कहाँ पर लागू नहीं होंगे? तो छठी अनुसूची जो है ये 4 राज्यों में होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, चौथा हो जाएगा आपका असम। तो इनमें जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है, उपबंध दिए गए हैं। गोवा जो है आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसमें नहीं आता। 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 2 सूचियां दी गई हैं, मिलान करना है। उच्चतम न्यायालय संविधान के मूल ढांचे की विशेषता की उद्घोषणा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के विवाद हैं यानी कि केस हैं। तो जो केशवानंद भारती वाद है ये कब किससे संबंधित है? तो संविधान की सर्वोच्चता, इससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2। नेहरू इंदिरावाद है, ये किससे संबंधित है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। रघुनाथ राव वाद है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और SR बोम्बोई, SR बोम्बईवाद है, इससे ये संघवाद से संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 3। ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सभी विजुअल हैं, आप देख सकते हैं। हम सीधा आंसर पे जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ये होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, यह प्रावधान करता है कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल या फिर संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 153 में निहित है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल है। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और उसी 153 के अंतर्गत ही
ये बात भी कही गई है। और अधिनियम कौन सा है? 1956 इसका अधिनियम है। चलिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? 4 ऑप्शन है, सभी विजिबल हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आप इसको पढ़ लीजिए और हम सीधे आंसर पर आएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद ये करेगी, जो विधान परिषद है बनाई या समाप्त की जाएगी तो संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद करेगी ऐसा काम। जिस राज्य की विधानसभा से संबंधित ये केस है, इस विधान परिषद को बनाना है या उसे समाप्त करना है, तो उस राज्य की विधानसभा इसकी सिफारिश करेगी और उसकी सिफारिश पर जो है संसद उसको बनाएगी या फिर उसे समाप्त करेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बारे में कभी अनुच्छेद भी पूछता है, तो अनुच्छेद 169 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 169 जो संविधान का अनुच्छेद 169 है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है। और वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राज्यों में ही द्विसदनीय विधानसभा है। अभी अभी हमने बात की थी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब में द्विसदनीय है, यानी कि एमबीए तक जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर भी अप्लाई होती है, याद रखिए। ऑप्शन डी 169 के तहत ऐसा होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान कहाँ पर उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 168 169 में विधान परिषद का समापन या उसका सृजन का उपबंध किया गया है और 168 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा और काम में बताया गया है कि 6 राज्य जिनमें द्विसदनीय होगा और बाकी के एक सदनीय होंगे। और द्विसदनीय है ऐसा कोई निश्चित नहीं है, कब ये द्विसदनीय है, कब एक सदनीय हो जाए या फिर दूसरे राज्य इसमें जुड़ जाएं। जो भी विधानसभा सिफारिश करेगी तो संसद उसका सृजन या समाप्त कर सकती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ये लिस्ट, ये सूची जो है परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, कभी भी इसमें इस प्रावधान में कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है, राज्य के प्रति उत्तरदायी है या फिर विधानसभा के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विधान परिषद के प्रति? तो ये हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो राज्य मंत्रिपरिषद है अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधान परिषद हो विधानसभा के प्रति, जितने मंत्रिपरिषद होगी राज्य की वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राज्य विधानसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि आम जनता उसमें भाग लेती है, जबकि जो विधान परिषद है उनका निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जो हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो प्रतिनिधि विधान परिषद के प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसमें हमारे चुने गए प्रतिनिधि उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये फर्क है। और विधानसभा और लोकसभा इन दोनों में डायरेक्ट आम जनता मतदान करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा पूछता है। तो क्वेश्चन भी दिख रहे हैं यहाँ पर, आंसर भी आपको विजिबल है यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 500। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगी आपका राज्य विधान परिषद। इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये स्थायी सदन है, लेकिन हाँ इसे समाप्त किया जा सकता है। तो जिस तरह से सिर्फ 6 राज्यों में है द्विसदनीय विधानमंडल, तो उसमें जो विधान परिषद है उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है या कभी भी नया सृजन भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। और अनुच्छेद की बात हमने कर ली थी 169 के तहत इसका सृजन और समाप्ति दोनों का प्रावधान किया गया है। संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा ऐसा होगा।
अगला है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है। यहाँ पर है महाअधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और नीचे भी आपको कूट में से आंसर, सही आंसर निकालना है। तो ऑप्शन यहाँ बी राइट हो जाएगा। ए, बी और डी 3 जो हैं ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए और हटाया भी उन्हीं के द्वारा जाता है। महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं इन्हें नियुक्त तो राज्यपाल करता है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अतः ये जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 12। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो अनुच्छेद 12 है ये विधानमंडल के भाग 3 में इसका विवरण दिया गया है और इसमें कहा क्या गया है अनुच्छेद 12 में, इसके अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। कौन कौन से हैं? भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होता है या ऐसे निकाय से होता है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने की और प्रवर्तित करने की शक्ति है। ऐसे लोगों को प्राधिकारी के अंडर रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को राज्य के अंतर्गत ये सभी निकाय और ये सभी लोग आ जाते हैं, विभाग। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने प्राधिकृत है कनाडा के प्रतिरूप, यूएसए के प्रतिरूप, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान को एक प्रकार से कई बार आपको सुनने को मिलता है कि उधार का थैला कहा गया है भारतीय संविधान को, क्योंकि भारतीय संविधान में विश्व के लगभग 60 देशों से, लगभग कितने 60 देशों से अध्ययन किया गया और उसके आधार उस अध्ययन के आधार पर वहां से उपबंध लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना, ये सब कनाडा से लिया गया है और अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। तो किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग है, सरकारी आयोग है, राजमन्नार आयोग है और संविधान समीक्षा आयोग है। तो ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसी ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में और द्वितीय 2005 में गठित की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और ये प्रशासनिक सुधार पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी जो है इनके अध्यक्ष के बारे में पूछते हैं, कभी इनकी पहली दूसरी कब गठित की गई, तो डेट तो बहुत पूछता है। तो पहला जो है 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था और दूसरा किया गया था 2005 में। तो दोनों ही याद रखेंगे आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखेंगे, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी 1/6 जो है किए जाते हैं। और विधान परिषद का जिक्र कहाँ गया, तो 169, बार बार देखेंगे तो अनुच्छेद आपको लर्न हो जाएंगे। 169 के तहत इसका विधान परिषद के बात की गई है, सृजन और समाप्ति दोनों की। आगे देखेंगे, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष से जो है कम नहीं होनी चाहिए। और ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिए गए हैं, सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है ये राइट है, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्व, ये आपका राइट है। अगर 153 की बात करें तो अभी अभी हमने बताया था कि 153 में राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है। 154 में क्या है कि जो ये अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है, कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। जबकि जो 62 है इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात की गई है। यहाँ पर विस्तार, राज्यपालिका कार्यपालिका शक्ति, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है यहाँ विस्तार की बात करता है और यहाँ पर शक्ति की बात करता है, और जबकि यहाँ पर राज्यपाल की, राज्यों के राज्यपाल की बात करता है। चलिए आगे देखेंगे हम। धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री। तो धन विधेयक होता कहाँ है? विधानसभा में ही ये प्रस्तुत होता है, विधान परिषद में नहीं होता। 14 दिन के लिए विधान परिषद इसको अपने पास रख सकती है, उसके बाद ये स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो ये जो है राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। तो कई बार हमने रिपीट कर लिया है, अब तक तो आपको भी लर्न हो गया होगा। 169 जो है विधान परिषद के सृजन एवं उनकी समाप्ति से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है, तो वो कौन सा राज्य है? वो है हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो ये अनुच्छेद 200 हो जाएगा। इसी के तहत जो है राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। और इसके अलावा यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य यानी कि निश्चित रूप से आरक्षित करेगा, ये भी प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे, निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, इनमें से किसी के भी अधीन कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है इनमें से किसी के भी अधीन कार्य नहीं करता। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं स्थायी संवैधानिक निकाय है, अतः यह किसी के अधीन भी काम नहीं करता है। और इसको स्वतंत्र बनाने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके गठन के लिए संविधान में 324 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और इसके गठन के संबंध में कार्यपालिका या विधायिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 324 इसके गठन से संबंधित है और ये आपको ये आर्टिकल अनुच्छेद 324 ये पक्का ही याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी निश्चित होता है और मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत इसको भी हटाया जाता है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि इनको ऐसा नहीं कि लाभ का भी लाभ के लिए डरा धमका करके इनको विवश करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए इनको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया है, एक स्वतंत्र निकाय है, ताकि जो निर्वाचन है वो पक्षपात रहित हो सके। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक नीति आयोग का लक्ष्य नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और सभी विजिबल हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। हम आंसर पे आएंगे सीधा। कौन सा जो है नीति आयोग का लक्ष्य नहीं है, तो आपको नहीं ढूंढना है और ये ऑप्शन ए हो जाएगा।
बीपीएल संवर्ग के नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्यों की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना इसका उद्देश्य होता है, और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। ये सब इनके जो है उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के अनुपालन में निम्न में से क्या 1989 में लागू किया गया? तो ऑप्शन है यहाँ पे, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दूसरा है, गोवा की विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 30 निर्धारित की गई है। सी कह रहा है, केंद्र व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। और चौथा कह रहा है कि ये सभी जो है किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि 1968 में इसका जो है इस अधिनियम को लाया गया है और 69 से जो है ये लागू कर दिया गया था। आगे देखेंगे, भारत के संविधान निर्माण के समय स्थानीय शासन विषय दिया गया केंद्र सरकार को, केंद्र व राज्य सरकार को, राज्य सरकारों को संविधान का भाग नहीं था। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी राज्य सरकारों को ये दिया गया था। और जो थुंगन समिति थी, थुंगन समिति 1989, इसके द्वारा जो है सिफारिश की गई थी स्थानीय शासन की। आगे देखेंगे, और स्थानीय सुशासन कहाँ से ग्रहण किया गया? तो ये ब्राजील से किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ब्राजील से किया गया। और थुंगन समिति ने संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिशें की थी। आगे देखेंगे, किस वर्ष तक भारत ने चुनावों में पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए आप। 1992, 84 और 2010, 2004। तो डी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। 2004 तक जो है ईवीएम का जो है पूरा प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखो, ईवीएम का पहला प्रयोग हम अगर देखें तो पहला प्रयोग 1982 में कहाँ देखने को मिलता है? केरल के पारापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था। और ईवीएम का इस्तेमाल भारत में आम चुनाव की बात करें, आम चुनाव तथा राज्य विधानसभाओं यानी कई सारी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में आंशिक रूप से 1999 में शुरू हुआ था। आंशिक रूप से यानी कि कुछ में हुआ था और कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में, कुछ सीमांकनों में नहीं हुआ था। लेकिन 2004 से पूरी तरह से इसका प्रयोग किया जाने लगा था सभी राज्यों में और सभी आम चुनाव में। चलिए आगे देखेंगे हम। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक निवासी स्वस्थ दिमाग का वयस्क नागरिक और अपराध, भ्रष्टाचार या अवैध व्यवहार के आधार पर कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं होने वाला व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 329 दिया गया है, 225 दिया गया है, 326 दिया गया है और 224 दिया गया है। ऑप्शन डी जो सी है ये राइट हो जाएगा। 326 जो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है, किसका? चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन दिया गया है। कहाँ से? भाग 15 में 324 से 329 तक दिया गया है, जिसमें जो अनुच्छेद 326 है इसमें एक नागरिक के लिए मतदाता होने की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो 326 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा अगर देखें तो 324 जिसमें कि निर्वाचन आयोग का गठन की बात की गई है, 324 से 329 इतने अनुच्छेद तक पूरा दिया गया है। 326 आप मतदाताओं की योग्यताओं के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस दशक के अंत में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया था? तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया और ये 90 के दशक तक राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी।
किस दशक के अंत में, अच्छा ये हो गया, चलिए आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है किसको है? दल बदल संबंधी मामलों में निर्वाचन आयोग को, संबंधित दल के नेता को, सदन के अध्यक्ष को, संसदीय समिति को। और इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है और साथ में महत्वपूर्ण भी है। ये बार बार लगभग हर बार पेपर में देखने को मिलता है, हर सेट में देखने को मिलता है। चलिए हम अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा के लिए कुल कितनी सीटों के लिए मतदान किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, 489। जो भारत में आम चुनाव हुए थे ये अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच हुए थे, जो पहले आम चुनाव हुए थे, और ये 489 सीट के लिए किया गया था। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात पहले लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन में किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो यहाँ पर राजस्थान है, त्रावणकोर, कोचीन है, मद्रास है, किसी राज्य में भी नहीं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, किसी राज्य में भी नहीं, क्योंकि जो पहला लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन में किसी राज्य में भी गैर कांग्रेसी सरकार नहीं बनी थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार राज्य में यानी कि केरल राज्य में बनी थी, केरल में बनी थी 1957 में बनी थी, 1957 में बनी थी। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी, कब बनी थी? ये 1977 में बनी थी, 1977 में बनी थी। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, किसी राज्य में भी नहीं। अगला है, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? तो निसंदेह ये भारत था। ऑप्शन यहाँ बी राइट हो जाएगा। पहले मत देने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, और फिर 61 में संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। अब 18 वर्ष का कोई भी युवा मत देने के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होता है, कब आरंभ होता है? तो ये हो जाता है 1 अप्रैल से। कोई भी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरुआत मानी जाती है और 31 मार्च को, 31 मार्च को इसका समापन होता है, यानी कि ये लास्ट दिन होता है इसका। और सरकार हो या जितने भी बैंक हैं भारत के, वो इसी सेशन को आधार मानकर अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो ये हो जाएगा 325। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा 325। और 326 में जो मतदाता हैं उनकी योग्यता के बारे में बताया गया, और 325 में बताया गया कि मतदाताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, इन सभी के आधार पर उनसे कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि यदि वो मानसिक रूप से ठीक हैं और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वो सभी वोट देने के हकदार होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वोट देने का अधिकार एक अधिकार है, कैसा अधिकार है ये? तो ये एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसकी संविधान में चर्चा की गई है। जो वोटर्स हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, उसकी चर्चा 325 में की गई है। जो मतदाताओं की योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 326 में की गई। तो ये कैसा है? एक संवैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार संवैधानिक है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए। कौन सा भारत का ऐसा प्रदेश है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग
20.27% जनजातीय लोग रहते हैं। 20.27% जनजातीय लोग रहते हैं। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो ये 2 राज्य हैं, यहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं। तो यदि मध्य प्रदेश नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन आप उड़ीसा टिक कर सकते हैं। उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा जनजातीय लोगों के लिए सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 2 सूची दी जा रही है आपको और अनुच्छेद दिए गए हैं और अनुच्छेद से संबंधित जो उपबंध है वो दिए गए हैं और नीचे कूट भी दिया गया है। तो इन सभी का मिलान करके आपको सही आंसर चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 148 क्या कहता है। भारत का निर्वाचन आयोग, इसके सामने दिया गया है भारत का निर्वाचन आयोग, लेकिन 148 कहता है क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि यहाँ पर हम सेकंड कर देंगे। फिर अनुच्छेद 280 क्या कहता है, 280 सभी को मालूम होना चाहिए, ये वित्त आयोग के बारे में बताता है, तो यहाँ पर हम थर्ड कर देंगे। फिर अनुच्छेद 315 क्या कहता है, तो 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग 4 कहता है। और 324 की बात हमने अभी भी बहुत बार कर ली है, ये भारत के निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग फर्स्ट क्या हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ये हमारा ए ऑप्शन जो है राइट हो रहा है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति या राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल। तो ये हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर देता है। और जो संविधान का अनुच्छेद 275 है, इसी के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 275 के तहत वित्त आयोग। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। कितने वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए किया जाता है वित्त आयोग। और 280 के तहत इसके गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है, अभी भी हमने बात की थी। वित्त आयोग हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, वित्त 5 वर्ष के लिए और 280 के तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, राज्य के राज्यपाल की संस्तुतियों पर, भारत की संसद द्वारा अधिनियम से, संघ लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव से। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से। तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की जा सकती है, ये भारत की संसद के द्वारा अधिनियम से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की सेवा दी गई हैं, जबकि 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो कौन सी नहीं है, ये डी हो जाएगा। जो भारतीय विदेश सेवा है ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। जो अखिल भारतीय सेवा है ये भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है और भारतीय वन सेवा है, जबकि विदेश सेवा केंद्रीय सेवा है, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। तो भारतीय पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। 15, 10, 15, 11, 10 एंड 5। कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा, 11। तो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये परिसीमन आयोग होता है। परिसीमन आयोग के द्वारा ही निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। तो मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था किसके तहत की गई है। तो जो ये
1958 का जन प्रतिनिधि कानून है, इसी के तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी ये मतदाता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जाएगा। तो अभी अभी हमने बात की थी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको उसी तरह हटाया जाएगा जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जज हटाए जाते हैं, उसी प्रकार उसको भी हटाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है। तो कौन दे सकता है, यहाँ पर ऑप्शन में है मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर या भारत का निर्वाचन आयोग। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर ये जो है दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है निर्वाचन आयोग के एक निकाय कैसा है, स्वतंत्र निकाय है। और 324 में इसके बारे में उपबंध किए गए हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। और क्योंकि 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई तो 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, ये थे आपके सुकुमार सेन। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और ये 1950 में किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता अधिनियम आयोग ये पारित किया था 2003 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 2003 में पारित किया गया था। अगला है, संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। कौन सा अनुच्छेद है ये। तो ये हो जाएगा 370। 315 में भी जो यूपीएससी की बात की जाती है और 317 में इनके सदस्यों के हटाने की बात की गई है। यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 319 के अंतर्गत यूपीएससी के सदस्यों को सेवानिवृत्त पश्चात सरकारी नियोजन हेतु अपात्र घोषित किया गया है। और 323 में इनका जो है यूपीएससी का ये कर्तव्य होता है कि वो प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को दें। तो ये सभी प्रावधान जो है इनके संबंधित हैं, जिसमें कि 315 पक्का पूछा जाता है तो उसको आप ध्यान रखेंगे, जिसकी अभी अभी हमने पहले चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी और वित्त आयोग। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव आयोग का भी जिक्र दिया गया है संविधान में 324 के तहत। फिर अगर हम बात करें यूपीएससी, तो यूपीएससी 315 के तहत गठित किए जाने वाला एक संवैधानिक निकाय है। फिर हम बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग 280 के तहत जो है गठित किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी संविधान में इनका सबका जिक्र है। नीति आयोग का ऐसा कोई अनुच्छेद नीति आयोग के बारे में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। संवैधानिक निकाय नहीं है तो नीति आयोग नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, ये जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है किसी पंचायत की समयावधि पूर्ण होने से पूर्ण भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। तो कब तक करेगी? शेष बचे हुए समय के लिए करेगी। तो अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है और दूसरी पंचायत गठित की जाती है, जो कि गठित करनी जरूरी है अगर 6 महीने से ज्यादा का समय है तो, और जो नई गठित की हुई पंचायत होगी वो 6 माह से जो बचा हुआ उसका समय होगा पहली पंचायत का, बचे हुए समय के लिए ही वो कार्य करेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, बचे हुए समय के लिए। अगर 6 माह से कम का समय बचता है उसकी अवधि का, तो फिर कोई नई पंचायत गठित नहीं की जाएगी। 6 माह से कम के लिए कोई नई पंचायत नहीं गठित होगी। लेकिन अगर 6 माह से ज्यादा है तो एक गठित पंचायत गठित की जाएगी और वो शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है नगर निगम का सृजन किया जाता है। तो नगर निगम का सृजन जो राज्य विधायन द्वारा किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगम का सृजन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ राज्य विधायन आपका राइट हो जाएगा, राज्य विधायन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप देख लें कि पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है। आंसर आपका होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्योंकि सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण करने के लिए ही पंचायती राज का गठन किया गया है। सत्ता जो है, शक्ति, पावर एक जगह केंद्रीकृत ना हो जाए, इसलिए जो है पंचायती राज का गठन किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। हम अब क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आसपास जो सवाल घूमते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी लिख दिए हैं और आप इन सबको देख सकते हैं। क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा प्राप्त होता है? तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो 11वीं और 12वीं यहाँ पर दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो उत्तरदायित्वों का ब्यौरा है, ये सूचियां दी गई, उसमें 11वीं मिलेगा, क्योंकि पंचायतों की बात हो रही है। तो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा 11वीं अनुसूची में मिलेगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसका जिक्र कहाँ पर है? तो भाग 9 में है। ठीक है, 73rd, ये जो 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में हुआ था। लागू कब से हुआ था? ये डेट हमेशा पूछी जाती है। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और किस वर्ष से ये मनाया जाने लगा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 2010 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और हर साल अभी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24। अब 12वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जबकि 11वीं कहाँ से? ये पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9A में इसका जिक्र किया गया है। 74th संविधान संशोधन है जो कि 1992 में ही किया गया था, दोनों ही संशोधन। और ये लागू कब हुआ? तो ये जून में लागू हुआ था, 1993 जून में लागू हुआ था। तीसरे स्तर की सरकार की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। और जो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि तीसरे स्तर की सरकार है वो कहाँ से शुरुआत है? तो 73rd और 74th संशोधन से तीसरे स्तर की सरकार की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 73rd भी पंचायती राज संबंधित है तो वो भी तीसरे स्तर की सरकार है, और 74th नगर पालिका से संबंधित है तो वो भी जो है तीसरे स्तर से संबंधित है। ये सारे फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? और यहाँ पर आपके पास जो है 4 ऑप्शन है और नीचे कोड भी दिए गए हैं, तो देख लें। ऊपर हमने आपको आंसर दिया या नहीं, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये आपके हैं 4 सेंटेंसेस हैं, जिसमें कि आपका
पहला राइट है और दूसरा राइट है, तीसरा रॉन्ग है और चौथा भी राइट है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। अगला है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। तो ये थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ऐसा हुआ था और इन्हीं के टाइम पे जो मार्केट को ओपन किया गया था, यानी कि जो एलपीजी पॉलिसी है उसे शुरू किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, लोक स्वास्थ्य, लोकोपयोगी सेवाएं, स्वच्छता। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है ये इससे संबंधित नहीं है, स्थानीय शासन से संबंधित ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला क्या है, स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में आधुनिक स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत स्थानीय सुशासन प्रस्ताव को भारत में आधुनिक स्थानीय सुशासन का प्रारंभ माना जाता है। इसे स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसी कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय सुशासन जो 1982 में इन्होंने स्थानीय सुशासन का प्रस्ताव दिया था, इसको स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत कब की थी, तो 1882 में की थी। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। और जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। जितनी बातें बताई ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी का आप ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके 4 हैं, 4 दिए गए हैं और इनमें कौन सा राइट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 243 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन। तो ये जो है मोरारजी देसाई, इनके द्वारा गठित किया गया था। 1977 में जो है ये गठित की गई थी, 13 सदस्यीय। 1977 में इसको गठित किया गया था, 13 सदस्य इसके अंदर थे और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन इसको जो रिपोर्ट थी, सिफारिश थी, सरकार द्वारा इनको अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि सरकार ऐसा मानती थी कि ये अपर्याप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहा, मोरारजी देसाई। अगला है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष। कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 6 वर्ष। जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। वैसे 16 वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, सिर्फ 15 और 17 की ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है नहीं। बाकी ये सभी जितने हैं ये विजिबल हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो चलिए देखेंगे आगे, आप ये सभी ऑप्शन पढ़ लें और पहला आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र में सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत की। तो अभी अभी हमने बताया कि 73rd एंड 4th, इन्हीं से सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने वर्ष 1972 में स्वरोजगार महिला संघ सेवा, जैसे सेवा बोलते हैं, की स्थापना की। उन्होंने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन नामक गांधीवादी
महिला ट्रेड यूनियन के साथ भी काम किया। तो ये हुए आपके इला भट्ट रमेश, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इला रमेश भट्ट। और इन्होंने इस एसोसिएशन की स्थापना की और इस समय इसमें 12 लाख से भी अधिक महिलाएं इसकी सदस्य हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार का सुझाव देने के लिए 1988 में इनमें से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार का सुझाव देने के लिए 1988 में इनमें कौन सी समिति गठित की गई थी? तो GV राव समिति है, LM सिंघवी समिति है, PK थुंगन समिति है, अशोक मेहता समिति है। PK थुंगन समिति ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है सिफारिश की गई थी। जो जिला योजना समिति का प्रावधान थुंगन समिति जो कि 1998 में अपनी रिपोर्ट दिया था इसने, तो उसी में इस पर सिफारिश किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय शासन निकाय निर्माण का पहला प्रयास था, क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अपना गांव योजना, मेहता रिपोर्ट, मुकाम बोर्ड या स्थानीय बोर्ड। तो ये जो है आपके कहाँ है, सीधा सीधा आपके NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, उसमें ये पूरा विस्तृत दिया गया है कब क्या कैसे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सामुदायिक विकास कार्यक्रम। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए फोर्ड फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम ये सब लागू किए गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 की स्थापना हुई थी। तो इससे जो है अगर पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक कार्यक्रम के लिए ये समिति गठित की गई थी, ताकि कैसे ये कार्यक्रम जो है अच्छे से लागू किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकर जाल से निकालने की थी, जबकि दूसरा कह रहा है इसके लिए औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार का फार्मूला अपनाया गया। ऑप्शन में आप देखिए कूट में क्या क्या दिया गया है, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ जो है पहला सही होगा कि एक सही हुआ, सेकंड गलत। जो पहला था वो क्वेश्चन यहाँ पर सही है कि पंचवर्षीय योजना की कोशिश जो थी गरीबी के मकर जाल से निकलने की थी, पहला आपका राइट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार की फॉर्मूला अपनाया गया, ये गलत है। और इस जो पहली पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य ये था, पहला तो मकर जाल से गरीबी दूर करना था और उसके साथ साथ ये था कि जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि GDP है, इसका लक्ष्य निर्धारित किया था नेहरू जी ने 2.1 निर्धारित किया गया था। तो इससे ये साफ होता है कि गरीबी से मुक्ति और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना था। दो चीजें, कृषि क्षेत्र को इसमें बढ़ावा दिया गया था क्योंकि इस परियोजना में जो कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस दौरान क्या हुआ था कि खाद्यान्न की कमी, भारत में बहुत ज्यादा अनाजों की कमी थी। इस चिंता की वजह से कृषि पर ही पूरा जोर रहा। तो गरीबी के मकर जाल से निकलना था और कृषि को बढ़ावा देना था, ये दो हो सकते हैं। और GDP की बात आती है 2.1 का निर्धारण किया गया था नेहरू जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा, एक सही है लेकिन दूसरा जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और थुंगन समिति। 4 प्रकार की यहाँ समितियां दी गई हैं, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर कोड नहीं दिया गया लेकिन इसको हम डेट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में। उसके बाद आती अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर आती LM जो है सिंघवी समिति 1986 में। फिर थुंगन समिति कब आती है? 88 में। 1988 में ये अपनी रिपोर्ट देती है। तो ये इसका क्रम हो गया, आप क्रम इसका जो है लगा लीजिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में 73rd और 74th संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। 73rd और 74th में जो चीजें सम्मिलित की गई वो हो जाएगा
भाग 11 एंड 11A, सॉरी 11 नहीं 9, भाग 9 और 9A, भाग 9 और 9A ये दोनों सम्मिलित किए गए हैं। भाग 9 में पंचायती राज का जिक्र है और 9A में नगर पालिकाओं का जिक्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय सुशासन सरकार का कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था का रखरखाव, ये इसका जो है स्थानीय सुशासन का कार्य नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, तो ये स्थानीय सुशासन सरकार का कार्य नहीं है। जबकि अगर देखें तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास तथा पेयजल प्रदान करना स्थानीय सरकार का कार्य है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण आवास और पेयजल ये सब इसके हो जाते हैं। तो जो राज्य सूची का विषय हो गया कौन सा, कानून और व्यवस्था का रखरखाव। आप सभी को पता होगा कि 7वीं संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी, 7वीं अनुसूची, और जो 7वीं अनुसूची के तहत कौन कौन सी, राज्य सूची, संघ सूची, और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये 3 प्रकार की दी गई है। राज्य की सूची जो विषय होंगे राज्य सूची में राज्य बनाएगा, संघ सूची में संघ बनाएगा, समवर्ती में दोनों बनाएंगे, लेकिन कोई विवाद होने पर केंद्र के जो कानून होगा उसका विधान जो होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन क्या है। तो ऐच्छिक योगदान है, सरकारी अनुदान है, स्थानीय कर है, और क्या है, संपत्ति कर है। इतने प्रकार के कर हैं। कौन सा इनका जो है एक आय का मुख्य साधन है, तो ये हो जाएगा सी, सरकारी अनुदान। जो इनको अनुदान मिलता है यही जो है इनका आय का मुख्य साधन है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में कौन सी सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है। कौन सी सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो देख लेते हैं 11वीं, 12वीं, 12वीं और 10वां, 10वां और 11वां, और 9वां और 10वां। तो ये 11वीं और 12वीं, 11वीं और 12वीं ऑप्शन ए होगा। 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। और जो 11वीं अनुसूची है ये भाग 9 में है, और 12वीं किस में है, 9A में है, और 12वीं में कितने विषय हैं, 18 हैं, और 11वीं में कितने हैं, 29 है। ये भी ध्यान रखेंगे। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 है, तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। संविधान का 73वां संशोधन राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए निमित्त किया गया था, जो कि उपबंधित है कहाँ, अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन यहाँ आपका डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 40, क्योंकि अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य जो है ग्राम सभा गठित करने के लिए कदम उठाएगा, प्रयास करेगा, तो 40 में उपबंधित है। आगे देखेंगे। अगला है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरपंच के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, क्षेत्र समिति के प्रति, और क्या है, जिलाधिकारी के प्रति। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को बाधित नहीं करता है। ऑप्शन में है वित्तीय संसाधनों की कमी, असहयोगात्मक नौकरशाही, संवैधानिक पूर्वाग्रह, हिंसा और उत्पीड़न। तो जो संवैधानिक पूर्वाग्रह है यही बाधित नहीं करता है, बाकी सभी बाधित करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि संविधान में इनकी सहभागिता के लिए प्रावधान किया गया, तो ये बाधित नहीं करता, अन्य सभी बाधित कर रहे हैं। अगला है, भारत में पंचायती राज को किस वर्ष में आरंभ किया गया है। किस वर्ष आरंभ किया गया पंचायती राज को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, 1959 में। जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने राजस्थान के नौगौर से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। कहाँ से, राजस्थान के नौगौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ इन्होंने
शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्या कह रहा है। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो 33%, 70वां, 71वां, 73वां और 74वां। तो ग्राम पंचायत देखो, दोनों में यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं करना है। 73वां और 74वां दोनों में 33% की स्थान आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए। लेकिन जब ग्राम पंचायतों की बात होगी तो 73rd हो जाएगा, और जब नगर पालिकाओं की बात होगी तो 74 में हो जाएगा। तो 73rd आपको यहाँ सी ऑप्शन टिक करना होगा। और अनुच्छेद 243 डी के तहत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 डी, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है। और जबकि जैसे बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, इस राज्यों में 50% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो भाई अभी भी हमने बात की, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो राजस्थान भी आ सकता है और नागौर भी आ सकता है, दोनों को आप याद रखना है। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श दिया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी होगा, अशोक मेहता समिति ने ये परामर्श दिया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं? मौलिक शक्तियां हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, राज्य द्वारा प्रदत्त शक्तियां, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है। तो ऑप्शन बी, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हालांकि संविधान में राज्य पर निर्भर, मतलब ये जिम्मेदारी दे दी है कि जो है कितनी शक्तियां वो स्थानीय सुशासन यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं इनको देगा। तो ये जो है राज्य निश्चित करेगा, लेकिन फिर भी इनमें संविधान में इनकी शक्तियों का वर्णन है। तो ये संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं। जो भी शक्तियां उसको राज्य देगा वो संविधान ने उसको ऑर्डर दिया है, संविधान ने ऐसा करने का प्रावधान किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। कुछ इजी हैं और बहुत ही कम ऐसे हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल के होते हैं वो सिलेक्शन दिलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, आना चाहिए। और इन सभी के जो इम्पोर्टेंट थे, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे थे, वो हमने दिए हैं। और जो आपसे मैंने एक आंसर क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पक्का दीजिए। और यदि आप लोगों को नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए, मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगी। तो चलिए आगे आप बताएंगे कि अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो सभी आप हमें शेयर करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियोज पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।